हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम से। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी 4.0 के लिए बीपीएससी 4.0 के लिए जो क्लास अवेलेबल कराई जा रही है आपको, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्लासें हैं, क्वेश्चंस हैं, वो घटना चक्र के सारे पीवाईक्यू क्या हैं, पीवाईक्यू। तो इसमें सारे 38वीं बीपीएससी से लेकर के 38वीं बीपीएससी से 69वीं तक के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस कवर करे जा चुके हैं, जिसमें करीब 5 क्लास जो है, यानी कि 5 वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं जाके। और ये तो घटना चक्र के 5 वीडियो हो गए, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्रीज के सारे क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा यूथ की बुक से भी करीब 20 से 22 वीडियो जो हैं, 20 से 22 वीडियो पड़ी होंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं टीआरई में पूछे गए हैं। टीआरई चाहे फर्स्ट हो, 2 हो, या फिर 3 हो, या री एग्ज़ाम का हो, ठीक है। और टीआरई के ऐसा नहीं कि प्राइमरी के ही क्वेश्चन हैं, उसमें आपको प्राइमरी तो मिलेगा ही मिलेगा, पीआरटी मिलेगा, उसके साथ ही 6 to 8 मिलेगा। 6 to 8 के क्वेश्चन हैं, और 9 to 10 के हैं, और 11-12 के भी हैं। तो वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्वेश्चंस होंगे बीपीएससी के लिए, पूर्वालोकन की बुक है, सामान्य अध्ययन घटना चक्र की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज आप हमारे चैनल पे अगर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम ने की थी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो ये स्वामी विवेकानंद आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित और भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। कब करी थी? 1897 में, ये फैक्ट याद रखिए। उसके बाद देखते हैं, अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। ओके। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। तो इनका जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, 1863 में इनका जन्म होता है, और 1902 तक, ठीक है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। कब दिया था? 1893 में। कहाँ पे? शिकागो में, ठीक है। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया, ठीक है। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भी भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे, बहुत दुखी थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में ही एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। किसने कहा था ये? सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आध्यात्मिक पिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म कब हुआ था? 1863 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, कब की थी? 1897 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, दयानंद सरस्वती ने जो स्थापना करी थी वो आर्य समाज की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं। इनका जो दयानंद सरस्वती, इनका मूल शंकर प्रारंभिक नाम था। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी। कब की थी? 1875 में। कहाँ पे? बम्बई में। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। और स्वामी जी ने कहा था, पुनः वेदों की ओर चलो। ये नारा किसका है? स्वामी दयानंद जी का। ठीक है, स्वामी दयानंद का उद्देश्य था भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश में, गुजरात में तथा राजस्थान में भी सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। और 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बढ़ जाता है। एक गुट जो था पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और दूसरा उसका विरोधी था। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराज ये शामिल थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। कब की थी गुरुकुल की स्थापना? 1902 में की थी। किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराज और प्रमुख मुंशीराज ने। ठीक है, तो आगे देखते हैं। गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करी। कौन सी? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। किसने की थी? लाला लाजपत राय और हंसराज। ठीक है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए डिटेल में देखना पड़ा। अगला इस क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1875 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है फिर से 2020 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये बीपीएससी का टीआरई का जो एग्जाम हुआ था, री एग्जाम, उसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ये ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जो कि 1872 में, एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। ठीक है, और सत्य शोधक समाज की स्थापना कब करी थी? 1873 में। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लावेट्स्की। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला थी, HP ब्लावेट्स्की, ठीक है। अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में की गई, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड़यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया था? अड़यार में। अगला क्वेश्चन है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया है CDPO में। ये मैडम HP ब्लावेट्स्की, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, पद्माबाई रनाडे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज्योतिबा फुले हो जाएगा। फैक्ट देखते हैं, प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रनाडे रहीं। ध्यान दीजिएगा, रमाबाई रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमा देवी ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना करी। कौन सी? सेवा सदन नामक संगठन, ठीक है। अब देखिए, अगर विकल्प में रमाबाई नाम होता तो उत्तर रमाबाई होता, लेकिन रमाबाई नहीं है। इस कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं माना था। तो आप रमाबाई रनाडे को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से संयोजन पहचानिए। देखिए, प्रार्थना समाज का संबंध किससे है? आत्माराम पांडुरंग से है, ठीक है। और यंग इंडिया जो पत्रिका थी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा संचालित थी, इसके संपादक थे। और उसके बाद देखिए, अब लोक हितवादी जो था गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, ठीक है। और सत्यशोधक समाज जो था ज्योतिबा फुले के द्वारा। और रहनुमाई मजदाइशन जो था नरोजी फुरदोनजी के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट भी देख लेते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र में इंडियन ओपिनियन और हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। तो यंग इंडिया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अलावा हरिजन और नवजीवन भी इनके द्वारा चलाया गया था, और इंडियन ओपिनियन। उसके बाद में देखते हैं, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, 1851 में नौरोजी फुरदोनजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना करी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था। तो क्या इसका आंसर होगा? देखते हैं। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन, जिससे निम्न जाति के लोग उद्धार हो सकें। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया, निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो क्या होगा इसका? तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, किसानों द्वारा प्रतापनगर
प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। कब? 1919 में। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। ठीक, झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उसे मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, महार। इसके कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली यानी कि तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए। इसमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थे? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो शारदा देवी जो थी, शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता था, इनका जो विवाह है 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में कब हुआ था? 1859 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है। मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था, मोरबी में, जो कि कठियावाड़ा क्षेत्र पड़ता है, कि एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। कब? 1867 में। फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी, 1875 में, और उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, सृग्वेद आदि, भाष्य भूमिका, सृग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वेद विरुद्ध मत खंडनम प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये इनकी रचना थी। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की? तो ये 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने। फैक्ट की बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 अप्रैल में होती है, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। ठीक है। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक थे, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1905 में। इनके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, कहाँ पे की थी? पूना में। इसका उद्देश्य क्या था? भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री, J.K. देवधर, N.M. जोशी और पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान सेवक समाज में पैदा किए। M.C. सीतलवाड़वी और B.N. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। तो 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर अभी हमने पढ़ा था। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। भारत सेवक समाज, तो अभी हमने पढ़ा था, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ये का दूसरा हो जाएगा आत्मी सभा, तो और तत्वबोधिनी सभा, आत्मी सभा हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और भारत सेवक समाज जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और तत्वबोधिनी सभा जो है, नहीं, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर होगा, और एक का दूसरा हो जाएगा आत्मी सभा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सही दिया गया है। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, आत्मी सभा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमारे, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी उनके बारे में क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं। बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन कौन शामिल था? 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। तो कौन कौन शामिल थे? तैयब शामिल थे, और केटी तैलंग भी शामिल थे, फिरोज शाह मेहता शामिल थे, WC बनर्जी नहीं थे। ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहाँ पे स्थापना? कलकत्ता में। कब की थी? 26 जुलाई 1876 में। यह तत्कालीन संस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एडवर्ड विल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग के लोगों को प्रधानता दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसके साथ में मिलकर की थी? आनंद मोहन बोस। अगर आनंद मोहन बोस होता, आनंद मोहन बोस, ठीक है, दोनों ने मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो इस वजह से ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, चित्तरंजन दास नहीं थे, अरविंद घोष भी नहीं थे, WC बनर्जी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो ये 1874 में हटा दिया गया।
इनको देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट यानी कि बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इनको पद से हटा दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये राजा राममोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राममोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राममोहन राय ने दिया। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन का प्रथम भारतीय मानते हैं। तो ये थे कुछ जानकारी इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजनसभा की स्थापना की गई, कब की गई थी? आयोग ने तो इस पर स्टार लगा रखा है। तो मद्रास महाजनसभा की स्थापना जो है 1884 में की गई थी। ठीक है। तो अगर इसमें 5 ऑप्शन होते हो जाता, इनमें से कोई नहीं। मद्रास महाजनसभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा और एस रामास्वामी मुदलियार द्वारा की गई थी। ठीक है। इतने लोग इसमें शामिल थे। 1884 में मई में की गई थी मद्रास महाजन सभा की स्थापना। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। करीब हिस्ट्री में 18 से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में। और अगर 24 क्वेश्चन पूछे गए टोटल, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से होता है, यहाँ से मैक्सिमम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल प्रतिनिधि थे 72। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा होती है? A.O. ह्यूम के द्वारा, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज था, अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन जो है 28 से 30 दिसंबर तक चलता है, और 1885 में कहाँ पे? बम्बई में। तो कह सकते हैं 28 से 30 दिसंबर 1885 बम्बई में, बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? बम्बई में। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है। कब? 28 से 30 दिसंबर 1885। और स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। कब? 1885। अब देखते हैं आगे। और जो A.O. ह्यूम थे, ये कौन थे? ये एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। ये क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं आगे। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से 38 प्रतिनिधि जो थे बम्बई प्रांत के थे, 21 सदस्य मद्रास से और 3 सदस्य बंगाल से, और 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से, और 3 सदस्य जो थे पंजाब से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी ने की थी, तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। ये कुछ फैक्ट थे। आगे क्वेश्चंस जो आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1885 में की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। रिपीट बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, एओ ह्यूम हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन दूसरे तरीके से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक असैनिक सेवक थे, विज्ञानी, मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता। तो ये असैनिक सेवक थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, ठीक है, 1885 में। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है, और ये कलकत्ता में होता है, ठीक है। अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये बिल्कुल था। दूसरा क्या है, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकसित करना, ये भी था। और देखते हैं, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। अगला क्या है, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और आधार पर कार्य करें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये उद्देश्य में शामिल नहीं था, ठीक। अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्न उद्देश्य बताए गए थे। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों को भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तो भारत के सभी वर्गों एवं समुदाय को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र भावना की भावना उत्पन्न करना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे थे जो कांग्रेस के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो इसका आंसर श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू होता, ठीक है। तो इसका अभी का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इनके बारे में जान लेते हैं। एनी बेसेंट एक आयरलैंड की निवासी थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही, यानी कि अध्यक्ष रही थी। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कब? 1917 में बनी, ठीक है। और 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। होम रूल लीग का गठन 1916 में किया, 1917 में अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, ठीक है। और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। और 1947 से 49 तक वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। तो 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है, कौन सा? 40वां। उसकी अध्यक्ष बनती हैं सरोजनी नायडू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखने को आपको मिले और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे संबंधित। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? एक भारतीय महिला की बात कर रहा है, तो ये 1900 क्या हो जाएगा, 1925 नहीं दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा, 1925 में, ठीक है। कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कानपुर में तो सरोजनी नायडू उसकी अध्यक्ष बनाई जाती हैं 1925 में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय महिला की बात कर रहा है तो ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। ठीक है, कब? 1925 में। कहाँ पे? कानपुर में। कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 33 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, मुस्लिम। कब? दूसरे सम्मेलन में। दूसरा सम्मेलन कब होता था? हुआ था 1886 में। ठीक, अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन जो है 27 से 30 दिसंबर तक 1886 को होता है। इसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था, और ये कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या थी 2 थी, प्रथम सम्मेलन की बात कर रहा है, 2 थी, और उसके बाद दूसरे सम्मेलन में 33, और तीसरे सम्मेलन में जो कि 1887 में होता है 81 थी, और चौथे सम्मेलन में 221 तक पहुंच गई थी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय की बात कर रहा है तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। प्रथम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, ये प्रथम थे। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो है 28 से 31 दिसंबर 1896 तक चलता है कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में होता है 1896 में। कौन सा? 12वां अधिवेशन। तो इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, ये नाम ध्यान दीजिएगा पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924। कहाँ पे होता है? बेलगांव में होता है। ठीक है, फैक्ट की बात करें तो देख लेते हैं। दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का 39वां वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इस अधिवेशन में गांधीदास समझौते को अनुमोदित किया गया था। तो फैक्ट ध्यान दीजिएगा, 39वां वार्षिक अधिवेशन था। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में। कब? 1924 दिसंबर। गांधीदास समझौता को अनुमोदित किया गया था इसी सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में होता है में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई, ये ध्यान दीजिएगा। 1916 के अधिवेशन में यानी कि लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी होती है। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी होता है। तो यह समझौता लखनऊ समझौता कहलाता है या कांग्रेस लीग समझौता। ठीक है, तो 3-4 बातें इसमें नोट कीजिए। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में। ठीक है, और उग्रवादी की वापसी कब होती है? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादी दल की, और उसके बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी होता है इसी में। तो ये कुछ पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट थे इसलिए। अगला क्वेश्चन है,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन है हमारा, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? भागलपुर, पटना, अगला ऑप्शन क्या है? बांकीपुर या रांची। तो ये बांकीपुर में हुआ था, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुदोलकर ने की थी। इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। किसको? ए.ओ. ह्यूम को। अच्छा, 27वां अधिवेशन था ये। कब होता है? दिसंबर 1912 को होता है। अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुदोलकर थे। ठीक है, कहाँ पे होता है? बांकीपुर में होता है। अगला क्वेश्चन है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पढ़ा हमने ऊपर, आर.एन. मुदोलकर। ठीक है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त विचार किस नेता के थे? तो ये लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यानी कि सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने, ठीक है, यंग इंडिया में किया। यंग इंडिया एक पुस्तक है इनकी, लाला लाजपत राय की। ठीक है, और एक यंग इंडिया पत्रिका जो है वो महात्मा गांधी, यंग इंडिया पत्रिका जो है पत्रिका, ये गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, और पुस्तक की बात करें तो लाला लाजपत राय। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था अंग्रेजों ने कांग्रेस का गठन किया ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए। क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा यह सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने कहा था? लॉर्ड लिट्टन? नहीं, लॉर्ड डफरिन इसने भी नहीं कहा था। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते मेरी यह एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये कर्जन ने ही कहा था। इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश की स्वतंत्रता में भी सहयोग किया या सहयोग कराया। ठीक है, स्वतंत्र कराया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा? तो ये अश्वनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था अमरावती अधिवेशन को। कब हुआ था? 1897 में। ठीक है, ये देखो 65 बीपीएससी में पूछा है, री एग्जाम प्री 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई।
तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन है? तो ये अरविंद घोष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवाद शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? द्वितीय की बात कर रहा है, तो ये 33 थे, ऑप्शन बी। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को होता है। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में टोटल जो सदस्य थे पंजीकृत 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधि जो थे उनकी संख्या 2 थी और दूसरे में 33 थी, तीसरे में 81 हो गई थी, चौथे में 221 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार, ऑप्शन बी। तो ये उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 1916 का जो लखनऊ सत्र हुआ था इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। इसी में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल ने समझौता किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट की बात करें तो 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था। कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता और गरम दल का कांग्रेस में प्रवेश 1916 में हुआ था। ठीक है, जो कि लखनऊ सत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है हमारा, 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष यानी कि सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। 1922 में गया में अधिवेशन होता है। ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो इसके कुछ फैक्ट भी देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार से संबंधित है। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव भी पारित किया गया इस अधिवेशन में। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। उसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन ए चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1922 में। ऑप्शन ए। वो रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ये कार्यकारिणी समिति कमेटी जो थी 1937। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? 38 में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है हरिपुरा गुजरात में होता है फरवरी 1938 में। सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे। तो पहले कब बने थे? 1938 में। कहाँ पे होता है ये अधिवेशन? हरिपुरा गुजरात में। ठीक है, दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी में होता है, चुनाव होता है, सुभाष चंद्र जीत जाते हैं, सीतारमैया हार जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अपने पद से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। और हाँ, ज़रूरी बात ये है कि इस वीडियो की जो भी PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम पे मिलेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें चैनल को, और PDF आपको मिलती रहेगी। और PDF जब भी देखें, जब एक बार वीडियो देख लें फिर PDF देखें, फिर उसके बाद में वीडियो अगर दोबारा देखने का मन होता है तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके देखें। ठीक है, तो 100% आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, और रिवीजन करने के बाद में आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।